नमस्कार। कल एक अवसर मिला, मैंने एक वीडियो देखा जो जयपुर फाइल्स के संयोजकत्व में तथा श्री संजय दीक्षित के प्रस्तुतिकरण में बना। उस वीडियो में श्री ओमेंद्र रत्नू सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक महाराणा का विमोचन हुआ। विमोचन माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए बातें बताईं कि इस पुस्तक में उन्होंने देखा कि यह पुस्तक कुछ दिनों बाद एक सही इतिहास के पथ प्रदर्शक के रूप में देखी जाएगी। एक बात उन्होंने ये बताई कि हमने भारतवर्ष में तमाम विदेशी आक्रांताओं और आक्रमणकारियों को झेला। शक, हूण, कार्थ, पार्थेज, कुषाण, मुगल, तमाम लोग आए। हम शारीरिक रूप से भले ही उनकी दास्ता में आए हों, लेकिन मानसिक रूप से हमने अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया। इसीलिए शायद हमारी वह संस्कृति जिसे तोड़ने, नष्ट करने, बर्बाद करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी हम यहाँ हैं जहाँ आज खड़े हुए हैं। इस आयोजन में पुस्तक के लेखक श्री ओमेंद्र रत्नू सिंह जी ने जो कुछ बातें बताईं, उससे हमको ये लगा मुझे कि हम लोग कितने अनभिज्ञ हैं अपने इतिहास से, या यूँ कहें कि कितने अनभिज्ञ बना दिए गए। विवेचन करने पर प्रतीत होता है कि हमारा जो इतिहास है हमारे सामने, ये वो नहीं है जो हमारा था। जो हमारा था वो हमारी लाइब्रेरीज़ पुरानी, हमारे विद्यालय, ग्रंथ संग्रह, मंदिर ये टूटे, उनके साथ उनका विनाश हो गया। कहा जाता है कि नालंदा में बख्तियार खिलजी के हमले के बाद जो वहाँ पुस्तकालय का एक गांव बस गया था, सैकड़ों साल से जो एनरिच हो रही थी लाइब्रेरी, उसको जलाया गया। तो कई दिनों तक, 6-7 दिनों तक उसकी किताबें जलती रहीं। लाखों किताबें जिनमें हमारा सैकड़ों साल से एकत्रित हो रहा ज्ञान था, वो जल के भस्म हो गया। उसके बाद यत्र तत्र जहाँ कहीं 2-4-5 किताबें, पुस्तकें पड़ी रही होंगी, या यहाँ से जो लोग बाहर ले गए होंगे उनके पास होंगी तो होंगी। और क्या हमारे देश में एकीकृत कोई ऐसा नहीं स्थान रहा जहाँ पर कि ज्ञान भंडार हमारे सामने हो। फिर भी हमने इसको बचा के रखा। इस पर पहला प्रभाव अंग्रेज़ों ने किया, जिन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे इतिहास को प्रस्तुत करते हुए, छिपाते हुए प्रस्तुत किया, जिसमें हम हतोत्साहित हो जाएं, डिमोरलाइज हो जाएं। रही बात इसके पूर्व के इतिहास की, तो हमारा नष्ट हो गया था। जो कुछ भी इतिहास बन रहा था वो मुस्लिम आक्रांताओं के लेखकों द्वारा जो लिखा जा रहा था,
या मुग़ल काल में जो उनके दरबारी लेखक थे वो जो लिख रहे थे वो उसी लिहाज से लिखते थे जैसा कि उनको और उनके राजा की यश गाथा को प्रस्तुत कर सके। वो सही बातें जो होती थी उनको लिखने से कोई प्रयोजन भी नहीं होता था। उनका सारा मकसद ये था कि हम लोग जो है अपना इतिहास भूल जाएं और ये हमको विश्वास हो जाए, और ये हो भी गया है। अभी आज के तारीख में बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम लोग 1000 साल गुलाम रहे, जो गलत है। हम 1000 साल गुलाम नहीं रहे, हम 1000 सालों तक गुलामी से लड़ते रहे, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से। हमने कभी किसी का दासत्व स्वीकार नहीं किया। इसीलिए शायद दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता होते हुए हम बचे हुए हैं। बहरहाल श्री ओमेन जी ने जो कुछ बातें बताई तो उनको जानने के बाद मुझको ये लगा कि हम लोगों के साथ कितना छल हुआ है। वो तो बहुत विस्तृत बातें होंगी, पुस्तक में पढ़ने से पता चलेगा, लेकिन जो कुछ परिचय उन्होंने दिया उसमें उन्होंने जो बताया कुछ ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे राजपूत महाराणाओं के बारे में जिनके बारे में हम लोग नाम तक नहीं जानते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि 6वीं शताब्दी में बप्पा रावल जो गुहिल वंश के राजा थे मेवाड़ में, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम जो पहला आक्रांता था हिंदुस्तान में, जिसने राजा दाहिर सेन को हरा करके सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया था, ये वही राजा दाहिर सेन थे जिन्होंने एक समय में मोहम्मद साहब के वंशजों को प्रश्रय दिया था। बहरहाल पैगंबर साहब के मरने के बाद से लेकर के उनके जीवन काल से लेकर के 70 सालों में 80 सालों के बीच में इस्लाम जो है पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका था, ईरान पर कब्जा कर चुका था। अब इसके बाद इन्होंने जो इनके खलीफा थे उन्होंने नियुक्त किया कि अब हिंदुस्तान की तरफ निगाह किया जाए। तो पहला आक्रांता जो मोहम्मद बिन कासिम आया, जिसको एक सफलता मिल भी चुकी थी, उसको बप्पा रावल ने मार मार के खदेड़ा और उसे ले जा कर के अफ़गानिस्तान के रेगिस्तानों तक पहुंचा दिया, ईरान तक पहुंचा करके। बाद में इन्हीं बप्पा रावल ने ईरान, तुरान, खुरासान आदि पर को अपने आधिपत्य में लिया और वापसी में इन्होंने अपने नाम पर रावलपिंडी नामक जो शहर है आज वो उन्हीं के बसाया हुआ है, उन्हीं के नाम पर है। इनका जो साम्राज्य था, इनकी जो वीरता थी, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। उसका ये फल रहा कि उन्होंने जो अरबों को खदेड़ा, उसके बाद से 400 सालों तक इनके कोई हमले हिंदुस्तान पे नहीं हुए। इसके बाद इसी गुहिल वंश में राजा हमीर सिंह हुए, महाराणा हमीर सिंह, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ को जो बीच में थोड़े दिनों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक वंश का राजा वहाँ पर था, उसको हराया, चित्तौड़ को जीता वापस और उसे 6 महीना तक अपनी कैद में रखा। ये कहीं नहीं हमको मालूम बताता कोई आदमी कि मोहम्मद बिन तुगलक महाराणा हमीर सिंह की कैद में 6 महीना रहा। फिर उसके बाद सैकड़ों हाथी, तमाम सोना चांदी और भूभाग देख करके किसी तरीके से अपनी जान बचा करके छोड़ा उन्होंने। इसी वंश में आगे महाराणा सांगा हुए, जो वीरता के पर्याय माने जाते हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत कोई युद्ध नहीं हारा और इन युद्धों में कहते हैं 80 घाव लगे थे उनके बदन पे। एक आँख नहीं थी उनकी, बाद में एक हाथ भी कट गया था उनका, पैर भी नहीं था, फिर भी वो वीरता के पर्याय माने जाते हैं।
इन्हीं महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा करके बंदी बना लिया अपना। उसके बाद इब्राहिम लोदी बहुत बड़ा हर्जाना दे करने के बाद ही छूट के बाहर आया। आगे महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने अकबर के तमाम प्रयासों को नकारते हुए कभी मुग़लों की दास्ता स्वीकार नहीं की और उनके साथ बड़े बड़े युद्धों में उन्होंने लड़ाई लड़ी। पहली लड़ाई जो बहुत मशहूर होती, जिसके बारे में तमाम इतिहास में भी पढ़ाया जाता है और बताया जाता है, वो है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में ये कहते हैं कि महाराणा हार गए थे, लेकिन जो और बाद के प्रमाण बताते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण और जो राजस्व के अभिलेख है, बताते हैं कि महाराणा उसके बाद हारे नहीं थे, जीते थे। उन्होंने उस युद्ध में मुग़लों के कुछ इलाकों को जीत भी लिया था, जिसके उन्होंने पट्टे और माफ़ीनामा वगैरह जो दिए, ताम्रपत्र दिए, वो अब भी उपलब्ध हैं और इतिहासकारों ने उसको खोज के निकाला हुआ है। अंत में दिवेर के युद्ध में उन्होंने एक निर्णायक हार दिया मुग़लों को, जहां इनकी 36,000 सेना ने समर्पण किया इनके। भारत में 71 के युद्ध में 98,000 सेना ने पाकिस्तान के समर्पण किया था। उसके बाद अगर कोई बहुत बड़ा समर्पण कोई हुआ है प्रतिद्वंदी का, तो मुग़ल सेना का हुआ है 36,000 सेना का। महाराणा प्रताप कभी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उन्होंने जो व्रत लिया कि ज़मीन पर लेटेंगे, ज़मीन पर बैठ के खाएंगे और कोई किसी प्रकार का ऐशो आराम नहीं करेंगे जब तक कि अपनी हम ज़मीन वापस नहीं ले लेते। तो उनके बारे में भी गलत सूचनाएं हमको बताई गई कि हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए थे वो, और दिवेर के युद्ध का तो कोई जिक्र ही हम लोगों ने नहीं सुना है। उसके बाद महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की सेना को पराजित किया, ये भी कहीं जिक्र नहीं आता है। इन बातों के अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अगल बगल पढ़ते हुए मैंने जो जाना है। असम में अहोम राजवंश, जिन्होंने 700 सालों तक वहाँ पर राज चलाया, उनसे मुग़ल कभी पार नहीं पा पाए। कुल 17 लड़ाइयाँ उन मुग़लों ने लड़ी उनसे और हर एक में हारे। अंततः सराय घाट के युद्ध में निर्णायक हार अहोम राजा ने दी। अहोम राजा की तरफ से जो जनरल थे लचित बरफुकन, उन्होंने एक निर्णायक हार औरंगजेब की सेना को दिया। औरंगजेब ने 2 बार कोशिश की पूरी, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। इसके बारे में कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं है। ये भी नहीं बताया गया हमको कि महाराजा रणजीत सिंह ने यवनों को खदेड़ा और अफ़गानिस्तान तक घुस के गए और वहाँ गजनी से वो दरवाजे उखाड़ के ले आए जो महमूद गजनवी सोमनाथ से उठा करके अपने यहाँ लेके गया था गजनी, और उसके उन दरवाज़ों को उन्होंने वहाँ पर लाहौर के किले में, जहाँ उनका वो था, ये नुमाइश लगाई। मराठों के हिंदू पातशाही और उसके साम्राज्य के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। उनका साम्राज्य करीब करीब पूरे भारत में फैल गया था। दिल्ली भी उनके राज में आ गई थी। पूरा महाराष्ट्र, पूरा ये आंध्र साइड का एरिया और ये दिल्ली तक और ये सब इलाके जो थे
उनकी हिंदू पातशाही में शामिल हो गए थे। इन सब बातों से हमेशा हमको अलग रखा गया और सारा मकसद ये था कि हम हतोत्साहित रहें, ये न जानें कि हमारा स्वर्णिम भूतकाल कैसा था, हम किसकी संतान हैं। वो एक कहावत है कि वन हु डज नॉट नो हिज हिस्ट्री डज नॉट नो हिज पास्ट एंड वन हु डज नॉट हैव ए पास्ट हैज़ नो फ्यूचर एज वेल। तो हम भविष्य की जो नींव है वो भूतकाल पे पड़ती है। वर्तमान तो दोनों के बीच का है, वर्तमान का अस्तित्व भी भूत और भविष्य के बीच में है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हमारा इतिहास, सही इतिहास हमें बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपना सही इतिहास जानना चाहिए। नमस्कार।